4 ऐसी कहानियों पर मतलब गहराई से बात करेंगे जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, एक कहानी सियासत की, दूसरी आम नागरिक के हक की। तीसरी इंसाफ के लिए एक जंग की, और चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो उथल-पुथल मची है उसकी। लेकिन ये सब मिलकर एक ही बड़ा सवाल पूछती हैं। बिल्कुल। क्या वो सिस्टम जिन पर हम भरोसा करते हैं, हमारे चुनाव, हमारी अदालतें और हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था कहीं अंदर से खोखले तो नहीं हो रहे? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की राजनीति की एक ताज़ा और कह सकते हैं गर्मा-गर्म खबर से। कलकत्ता वाली खबर है ना? हाँ, कलकत्ता में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़ी जगहों पर छापे मारे हैं। और ये वही आईपैक है जिसने 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी। और क्या जबरदस्त जीत दिलाई थी। तो तृणमूल का सीधा आरोप है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार का सियासी बदला है। और लोकतंत्र पर हमला भी कह रहे हैं वो। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंसल्टेंसी के दफ्तर में हुई रेड पर खुद पहुंच जाए। तो ये दिखाता है कि मामला गंभीर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तृणमूल इसे सिर्फ एक रूटीन कानूनी कार्रवाई नहीं मान रही, बल्कि एक सीधा राजनीतिक हमला। एकदम। और जैसा कि लेख बताता है, वो अकेले नहीं है जो ऐसा महसूस करते हैं। विपक्ष की कई पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियां अचानक से बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। हाँ, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन सवाल तो यही है, ये एजेंसियां तो स्वतंत्र मानी जाती हैं ना? कहने को तो हाँ। इनका काम तो बिना किसी पक्षपात के वित्तीय अपराधों की जांच करना है। तो फिर हर बार चुनाव से ठीक पहले ही ऐसी कार्रवाइयां क्यों होती हैं? और देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। बात सिर्फ किसी एक चुनाव में हार जीत की नहीं है। तो फिर बात किस चीज की है? बात है भरोसे की। जब आम जनता को बार बार ये लगने लगता है कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सरकार के हाथ का एक हथियार बन गई हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर ही भरोसा खोने लगती है। ये लोकतंत्र के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने पर नहीं, बल्कि इस भरोसे पर भी चलता है कि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं। सही कहा। तो एक तरफ तो ये हाई प्रोफाइल राजनीतिक खींचतान चल रही है जहां संस्थानों की निष्पक्षता दांव पर है। बिल्कुल निष्पक्षता दांव पर है। लेकिन इस सियासी लड़ाई का असर जमीन पर एक आम इंसान पर कैसे पड़ता है, ये जानना जरूरी है। इसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर भी पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां नागरिकों के सबसे बुनियादी हक यानी वोट देने के अधिकार पर ही खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें कलकत्ता के सिख समुदाय के लोगों ने शिकायत की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। क्या हटा दिए गए हैं? हाँ, रिपोर्ट में पिंटू शाह नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है। सोचिए, वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने जाते हैं। हाँ। और वहां जाके उन्हें पता चलता है कि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, ना उनका ना उनके परिवार में किसी का। अरे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ये कोई एक परिवार की कहानी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। बताइए। अकेले उत्तरी कोलकाता लोकसभा क्षेत्र में 2020 के बाद से हाँ। 1,27,000 नाम हटा दिए गए हैं। 1,27,000? हाँ, ये तो एक छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी है। इतने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई मामूली क्लरिकल एरर तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट इसे 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जोड़कर देखती है। अच्छा। हाँ, जहां दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर अपने समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अच्छा। और इसके अलावा एक और पेचीदा मामला है संदिग्ध वोटर का। संदिग्ध वोटर मतलब जिनसे नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। इससे खास तौर पर मटुआ समुदाय के लोग बहुत परेशान हैं। उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। तो आप पैटर्न देखिए। हाँ, वही मैं कह रही थी। एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों पर दबाव, और दूसरी तरफ चुपचाप एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हजारों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हाँ। दोनों का मकसद एक ही लगता है, चुनावी मैदान को अब अपने पक्ष में झुकाना। ये सोचना भी डरावना है कि आप सुबह उठें और आपको पता चले कि अब आप इस देश के नागरिक के तौर पर वोट ही नहीं दे सकते। बिल्कुल। जरा पिंटू शॉ के परिवार के बारे में सोचिए। वो पूरे उत्साह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनने जाते हैं और वहां उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम की नजर में तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ एक अधिकार का हनन नहीं है, ये किसी की नागरिक पहचान पर सीधा हमला है। हाँ।
और ये हमें अगले सवाल पर ले जाता है। जब एक नागरिक के साथ इतना बड़ा अन्याय हो या उससे भी बुरा कुछ हो, जब उसे इंसाफ की जरूरत पड़े, तब हमारा सिस्टम उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। महाराष्ट्र का फाल्टन केस इसकी एक बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है। ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। एक युवा महिला डॉक्टर ने एक पुलिस अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ उस भयानक अपराध का नहीं है। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। सही कहा। लेख में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, दोहरा उत्पीड़न। दोहरा उत्पीड़न। इसका मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये है कि एक बार तो उस महिला के साथ अपराध हुआ, हाँ, और फिर जब उसने मदद के लिए आवाज उठाई तो समाज और सिस्टम ने ही उसके चरित्र पर, उसकी निजी जिंदगी पर उंगलियां उठाकर उसे दोबारा शिकार बना दिया। उससे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो बेहद बेहद खौफनाक है। आपने एकदम सही समझा। और इस मामले में यही हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच मृतका के बारे में बहुत शर्मनाक बातें की गईं। ये मानसिकता क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि हमारा समाज अक्सर अपराधी को छोड़कर पीड़ित को ही दोषी ठहराने लगता है, और ये सवाल खड़ा करता है कि हमारा कानूनी ढांचा इस जहरीली मानसिकता से कैसे लड़ता है। तो क्या हमारे पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानून नहीं है? अगर हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करते? ये फासला कहाँ पर है? दिलचस्प बात यह है कि कानून तो बहुत मजबूत है। अच्छा। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 और आईपीसी की धारा 53A साफ साफ कहती हैं कि यौन हिंसा के किसी भी मामले में पीड़ित के चरित्र या उसकी पिछली यौन जिंदगी पर सवाल नहीं उठाए जा तो सकते। फिर वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी इस पर कड़े निर्देश हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कानून की किताबों और पुलिस स्टेशन या कोर्ट रूम की हकीकत के बीच की खाई। जब तक पुलिस, वकील और जज इस मामले में संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक वो सही ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, अब तक ये कानून सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। लेख में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे पुलिस और जजों का संवेदनशील होना, बेहतर फोरेंसिक सुविधाएं ताकि केस सिर्फ पीड़ित की गवाही पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर टिका हो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है सामाजिक सोच में बदलाव की, ताकि हम पीड़ित पर दोष मढ़ना बंद करें। ये केस हमें याद दिलाता है कि इंसाफ का मतलब सिर्फ मुजरिम को सजा देना नहीं होता, बल्कि पीड़ित की इज्जत और गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करना भी होता है। सही कहा। तो चाहे वो राजनीतिक निष्पक्षता हो, वोट देने का अधिकार हो या इंसाफ मिलने की उम्मीद हो, हम अपने देश के सिस्टम में कुछ गहरी दरारें देख रहे हैं। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन क्या हो रहा है जब हम इस दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को देखते हैं? क्या वो वैश्विक सिस्टम, वो आर्थिक व्यवस्था जिसे हम दशकों से जानते आए हैं, उस पर भी ऐसा ही कोई दबाव है? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। एक लेख डी-डॉलरीकरण के डर के बारे में है, और ये कहानी शुरू होती है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक चौंकाने वाले प्रस्ताव से। हाँ, मैंने भी पढ़ा। रूस से आने वाले तेल पर 500% टैरिफ। 500%। पहली नजर में ये रूस पर दबाव बनाने की एक और कोशिश लगती है, लेकिन लेख कहता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में पेट्रो डॉलर के घटते दबदबे को बचाने की एक बेचैन कोशिश है। एक मिनट, ये पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है और ये अमेरिका को इतनी ताकत देता कैसे है? क्या सिर्फ इसलिए कि तेल का व्यापार डॉलर में होता है? हाँ, और इसका असर जबरदस्त है। इसे ऐसे समझिए कि दशकों से पूरी दुनिया का बाजार एक ही दुकान से, एक ही करेंसी यानी डॉलर में चल रहा था। खासकर जब बात तेल की हो। बिल्कुल। अगर सऊदी अरब को जापान को तेल बेचना है तो भी डील डॉलर में ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर देश को व्यापार करने के लिए अपने पास डॉलर का भंडार रखना पड़ता है। एकदम सही। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है, और ये अमेरिका को दुनिया की वित्तीय प्रणाली को कंट्रोल करने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की एक बेजोड़ ताकत देता है। तो अब इसमें क्या बदल रहा है? बड़ा बदलाव आया 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। हाँ, उन्होंने रूस को डॉलर सिस्टम से लगभग बाहर कर दिया। तो रूस ने इसका तोड़ निकाला। कैसे? उसने भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को अपनी अपनी करेंसी में तेल बेचना शुरू कर दिया। खासकर चीन ने युआन में खरीदना शुरू किया, जिससे अचानक चीनी करेंसी की पूछ दुनिया में बढ़ गई। तो ये डॉलर के साम्राज्य के लिए सीधी चुनौती है। सीधी चुनौती, और ऊपर से ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सब मिलकर एक अपनी अलग करेंसी या पेमेंट सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार के पुराने मालिक यानी अमेरिका को टेंशन हो रही है कि अब चीन, रूस और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई हम अपनी अपनी दुकान खोलेंगे और अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। तो ट्रंप का 500% टैरिफ का प्रस्ताव इसी घबराहट को दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ रूस पर हमला नहीं है, ये उन सभी देशों के लिए एक धमकी है जो डॉलर को छोड़ने की सोच रहे हैं। यानी ये सिर्फ तेल या पैसों की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि 21वीं सदी में दुनिया को कौन कंट्रोल करेगा। हाँ, और लेख में चीन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार पर बढ़ते कब्जे का भी जिक्र है। ये सब मिलकर उसी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। जहां वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है, वो दुनिया जिसे हम पिछले 50-60 सालों से जानते आए हैं, जहां डॉलर ही राजा था, वो दुनिया अब हमारी आंखों के सामने बदल रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे 4 अलग-अलग खबरें एक ही धागे में बंधी हुई हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। हमने कोलकाता में राजनीतिक छापों से शुरुआत की, जिसने हमें संस्थानों के राजनीतिक इस्तेमाल के सवाल पर पहुंचाया। फिर हमने देखा कि कैसे बंगाल में आम लोगों का वोट देने का हक छीना जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करता है। सही कहा। इसके बाद हम एक अदालत के संघर्ष तक पहुंचे, जहां एक पीड़ित की गरिमा दांव पर थी, और ये दिखाता है कि कानून और हकीकत में कितनी बड़ी खाई है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे डॉलर के वैश्विक दबदबे को चुनौती मिल रही है, जो दुनिया के शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो ये सारी कहानियां असल में अलग-अलग सिस्टम की बात कर रही हैं। हाँ, हमारा चुनावी सिस्टम, हमारा न्यायिक सिस्टम और वैश्विक वित्तीय सिस्टम, और इन सब की सेहत और निष्पक्षता के बारे में है। और यह हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं, भरोसे का संकट। बिल्कुल, और ये हम सबके लिए सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। क्या सवाल? जब हम इन बड़े और ज़रूरी सिस्टम में तनाव, पक्षपात या गिरावट के संकेत देखते हैं, तो इनके भीतर एक आम नागरिक की भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती है? बहुत जरूरी सवाल है। जब वो संस्थानी सवालों के घेरे में हो जिन पर भरोसे की नींव टिकी है, तो कोई व्यक्ति उस भरोसे को कैसे बनाए रखे? या ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम इन संस्थानों से जवाबदेही की मांग कैसे करें।